हेलो बच्चों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है जीसी पॉइंट बाई सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री और उसमें देख रहे हैं आज विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत से टॉपिक हैं जिस पर हम लोग आज एक खास टॉपिक पर बात करेंगे, जो है आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो ये आज का टॉपिक है बच्चों, विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बच्चों, ये क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। ये परीक्षा में काफ़ी पूछा गया है, ये आपका परीक्षा में इस पर क्वेश्चन आता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके लक्षण लिखिए और उपयोग लिखिए। बच्चों, ये 14, 16, 17, 18 और इस तरीके से ये कई बार पूछा गया है यूपी बोर्ड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज हम लोग इस पर बात करेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं बच्चों, ये क्या होता है। तो चलिए इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। देखिए, तो इसकी परिभाषा लिखते हैं बच्चों, विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है बच्चों, विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने पर जो श्रेणी हमें प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसे हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब बच्चों इसमें बात कर लेते हैं, तो कि देखिए यहाँ पर जो धातुएं ली जा रही हैं उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाल के रखे जाते हैं। ठीक बच्चों, और उसके क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसी को हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब जैसे बच्चों यहाँ पर बात कर ले लिथियम, सबसे पहले तो लिथियम प्लस, यहाँ पर बच्चों अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये आपका लिथियम हो जाएगा। ठीक है, ये होता है सॉलिड, और इधर की ओर तीर लगा दें, एक इधर की ओर एक इधर की ओर लगा बच्चों। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ये लिया जा रहा है जिससे ये कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी अपचयन क्रिया हो रही है बच्चों। तो ये इधर की ओर ऑक्सीकारक होगा, ऑक्सीकारक, और बच्चों ये हो जाएगा अपचायक। और बच्चों यहाँ पर हम लोग एक देखते हैं कि E0 यानी इसको हम लोग कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो बच्चों मानक शब्द लग गया है क्योंकि यहाँ पर ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पर इनको ज्ञात किया गया है। ठीक है, इनको ज्ञात किया गया है। तो बच्चों मानक इलेक्ट्रोड विभव है। अब देखिए, जैसे मैं इसकी अगर वैल्यू बताऊं आपको तो 3.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका -3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये जो है मानक अपचयन विभव के रूप में लिखे गए हैं, यानी जो श्रेणी हमें प्राप्त हुआ है वो मानक अपचयन विभव। अच्छा बच्चों, तो मानक अपचयन विभव, जैसे अगर हम इसकी बात कर लें तो यहाँ पर हम यूँ कहें कि जो लिथियम है,
जो लिथियम है, तो इसका जो है -3.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो बच्चों वोल्ट केवल वोल्ट में ही, सॉरी यहाँ पर वोल्ट में लिखा गया है ये वोल्ट, तो हम लोग इसको वोल्ट लिख देते हैं, वोल्ट। तो बच्चों ये जो आपको प्राप्त हुआ है, तो ये आपका क्या हुआ, इसको हम लोग कहेंगे मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव बच्चों। ये इसी प्रकार से अगर मैं ये जो है, यानी ये इस फॉर्म में लिखा गया है बच्चों, यानी एक अपचयन के रूप में लिखा गया, तो जो प्राप्त होगा मैं अपचयन विभव प्राप्त होगा। यानी हम यूं कह सकते हैं कि Li जो है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के, और ये कन्वर्ट हो गया Li में, तो ये जो हमें वैल्यू प्राप्त हो रही है -3.04 वोल्ट प्राप्त हो रहा है। अगर हम इसको ऐसे कर दें बच्चों कि Li प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, यानी ये हो गया ऑक्सीकरण, तो यहाँ पर बच्चों करना कुछ नहीं है, इसी को जो है प्लस में करके हमको लिख देना है। यानी ये जो वैल्यू है हमारी +3.04 वोल्ट। तो बच्चों ये है जो है आपका मानक अपचयन विभव, और ये हो जाएगा मानक ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव हो जाएगा बच्चों। तो यानी चिन्ह का, यानी आपका चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है, वैल्यू उतनी होती है। ठीक है, ये देखिए ऑक्सीकरण में अभिक्रिया लिखी गई है और ये अपचयन में लिखी गई है, तो ये मानक अपचयन भी हो जाएगा और ये ऑक्सीकरण भी हो जाएगा। परंतु हमें जो श्रेणी हमें बनानी है वो आपकी मानक अपचयन में रखी गई है। ठीक है, तो हमें अगर ऑक्सीकरण विभव की वैल्यू चाहिए तो उन्हीं के साइन को चेंज कर देंगे, जो माइनस में उसको प्लस में कर देंगे, जो प्लस में उसको माइनस में कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर एक श्रेणी हमें बनानी है, वो श्रेणी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस श्रेणी पर ही सारे सवाल आते हैं। तो देखिए श्रेणी हम लोग कैसे बनाएंगे, तो फिलहाल मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं श्रेणी बनाने जा रहा हूँ। पूरा ही मिटा देता हूँ। तो श्रेणी हम लोग पहले बना लेते हैं, फिर उसी से हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों कैसे बनाएंगे यहाँ पर। तो श्रेणी बच्चों हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको याद कर सकते हैं। यहीं तक कर लेते हैं बच्चों, फिर मैं यहाँ पर अलग से बना देता हूँ इधर की ओर। तो बच्चों इस तरीके से एक श्रेणी प्राप्त हो जाएगी हमें। हाँ, तो बच्चों इस तरीके से श्रेणी हमें एक प्राप्त हो रही है। देखिए अब जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, Pt+2 ही इसको रहने दीजिए, प्लेटिनम आपका। ठीक है,
तो बच्चों यहाँ पर अब इसके मानक अपचयन विभव की अगर बात करें, मानक अपचयन विभव ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मानक अपचयन विभव में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका बच्चों होता है -0.34 सॉरी -3.04 वोल्ट। तो वोल्ट तो सभी में हो जाएगा बच्चों, और इसका हो जाएगा मैं पहले लिख देता हूँ, सीध में हम लिख रहे हैं ताकि गड़बड़ ना हो। तो ये बच्चों इसकी वैल्यू है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। अब देखिए बच्चों बात को समझिए, बहुत ज़्यादा समझना इसमें इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। तो देखिए बच्चों ये जो है धातुएं लिखी गई हैं आयनों के रूप में, यानी इसमें अगर इलेक्ट्रॉन जोड़े जाएंगे, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, देखिए एल्युमिनियम +3 चार्ज में है, ये आपका +3 चार्ज में, बाकी सब +2 चार्ज में, और कुछ एकाक ठो जैसे ये +1 में है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बच्चों, जब इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़े जाएंगे तो ये अपचयन क्रिया होगी, यानी अपचयन विभव लिखा गया है, ठीक है। इसको पलट देंगे वैल्यू को तो ऑक्सीकरण विभव हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि लिथियम का -3.04 वोल्ट है, सब में वोल्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मानक अपचयन विभव, ठीक है। ये आपका हो जाएगा वोल्ट में, यहाँ मैं लिख देता हूँ वोल्ट में। तो ये सारी वैल्यू है, तो ये आपकी श्रेणी है। अब बच्चों सबसे मेन ये है कि ये श्रेणी आपको याद होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू अगर आपको याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद होती है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका जो है कि इस पर क्वेश्चन जब बनते हैं तभी वो सीधे सीधे देगा, नहीं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो ये सीरीज है ये हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों ये इसके नीचे ये लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे यहाँ पर ये है, इसका रोल होगा। तो ये इस तरीके से बना हुआ है। अब देखिए बच्चों इनको याद कैसे करेंगे, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, अब इस तरीके से इनको याद कैसे करेंगे, तो मैं याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों। देखिए पहले मैं आपको सुना देता हूँ, ध्यान सुनिएगा। लिथियम के बाबा सरदार, ध्यान सुनिएगा, लिथियम के बाबा सरदार काका नाना मांगे आलू पानी में। तो पानी यहाँ पे खा जाइए, आलू पानी में, फिर यहाँ से लिखेंगे बच्चों, देखिए मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया, मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया, कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन। यहाँ रुक जाइए, कोई, फिर से सुनिए, देखिए कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन, यहाँ रुक जाइए। इसके बाद फिर कुत्ता मार के सिल पर पीटा, और फिर से सुनिए, कुत्ता मार के यानी मरकरी, सिल पर सिल्वर, सिल पर पीटा, और बस यही चाहिए। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं बच्चों। यहाँ देखिए ये जहाँ तक ये जो आएगा, यहाँ से लिथियम के बाबा सरदार, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो आपका आएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं लिथियम के बाबा सरदार। तो बच्चों देखिए लिथियम पहले ही आ गया, लिथियम के यानी केक, पोटेशियम, बाबा यानी बीए बेरियम, और सरदार यानी एसआर स्ट्रांसियम। तो लिथियम के बाबा सरदार, इस तरीके से आप बना लेंगे। काका नाना मांगे, तो
तो अगला हम बना सकते हैं काका नाना मांगे मांगे आलू पानी में। पानी में, तो यहाँ पानी शब्द को काट दीजिए, इसका अर्थ नहीं निकलेगा। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों काका नाना मांगे आलू पानी में, है ना। काका नाना मांगे आलू पानी में, आलू पानी में, पानी काट दीजिए, यानी आलू तक रुक जाइए। काका नाना मांगे आलू पानी में, तो पानी काट दिया, आलू तक रुक गए, यानी अल्मुनियम तक रुक गए। फिर बच्चों यहाँ से मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया, यानी कैडमियम तक। फिर यहाँ से लेके आप यहाँ तक आ जाइए, तो यहाँ पर लिखेंगे मैंने क्रो जिंदा फ्राई कर दिया। तो मैंने बच्चों ये हो जाएगा MN क्रो यानी CR, जिंदा यानी ZN, फ्राई यानी FE, कर यानी यहाँ पे आप सोच लीजिएगा CD, कर दिया। ठीक है, मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए, अब अगला हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक चले आइए। तो यहाँ हम लोग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बच्चों, कोई नहीं सुना प्रभु, यानी CO से देखिए कोई नहीं, तो यहाँ हम लोग बनाएंगे कोई नहीं सुना प्रभु, कोई नहीं सुना प्रभु, कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन, तो आप हाइड्रोजन लिख दीजिए। यानी कोई यानी CO कोबाल्ट, नहीं यानी Ni और SN सुना, और प्रभु Pb, और ये हाइड्रोजन है ही। ठीक है, कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे बच्चों बना लीजिए, यहाँ पर सीधे सीधे पूरा एक में आ जाएगा कुत्ता मार के, लिखेंगे कुत्ता मार के सिल पर पीटा, और शब्द जोड़ दीजिए। तो कुत्ता यानी बच्चों यहाँ पे आ जाएगा CU, मार के यानी मरकरी से आ रहा है, मरकरी, मार के, सिल यानी सिल्वर AG आ जाएगा, है। और कुत्ता मार के सिल पर पीटा, पर से यहाँ पे हस्त नहीं निकलेगा, पीटा यानी प्लेटिनम आ जाएगा, और यानी AU निकल गया। तो बच्चों इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, 2-4 बार इसको बोलेंगे तो याद हो जाएगा। शुरुआत में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, फिर सुन लीजिए। लिथियम के बाबा सरदार, काका नाना मांगे आलू पानी में, मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया, कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन, कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन, यहाँ रुक जाएंगे। फिर यहाँ पर कुत्ता मार के सिल पर पीटा, और बस बच्चों। तो इस तरीके से इसको आप 2-4 बार अगर लर्न करेंगे तो बच्चों याद आपको हो जाएगा। और वैल्यू यहाँ से देखिए 3 से स्टार्ट करेंगे, 3.04 है। फिर इसके बाद अब बच्चों देखिए 2 तक यहाँ तक गया है। तो यहाँ पर आप देख ले रहे हैं, ये आपका 92, 90, 89, 87, 71, 37, फिर इसके बाद 66, 18, फिर इतना याद कर लीजिए 76, 74, 44, 40, 27, 25, 13 और 12, मतलब पॉइंट लगा दीजिएगा आगे। और बच्चों इसका हो जाएगा 0.00, यानी 0 वैल्यू होती है। फिर ये 34, 79, 80 और 1 पॉइंट, अगर ये याद कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो बच्चों ये तो हो गई विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब इसके बारे में यानी इसका लक्षण कैसे लिखा जाएगा परीक्षा में, ये मैं आपको बताता हूँ। बिना कुछ आप आसानी से इसको बिना रट्टा मारे इसको आसानी से ले सकते हैं अपनी भाषा में, मैं आपको समझाते हुए करूँगा। फिर इस पर कुछ सवाल भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे इस पर बात करते हैं। हाँ बच्चों देखिए, एक चीज समझ लीजिए बच्चों, इसमें 2 बातें हम बताएंगे आपको। सबसे पहले आप बच्चों देख रहे हैं मानक अपचयन विभव जो लिखा गया है, ये मानक अपचयन विभव जो लिखा गया है, तो आप देख रहे हैं कि इसको हम 2 बातों से स्पष्ट करते हैं। एक तो हम लोग कहेंगे बार बार कि मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक, ये ध्यान सुनिएगा बच्चों, अधिक ऋणात्मक, तो अधिक ऋणात्मक, या फिर हम लोग एक वर्ड बात करेंगे कम धनात्मक। तो बच्चों इसका मतलब क्या होगा, देखिए अधिक ऋणात्मक यानी अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो ऋणात्मक में अधिक वैल्यू ये है और ये कम हो गया। अब यहाँ पे बोलेंगे कम धनात्मक, तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपको प्लस में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो
कम धनात्मक यानी 0.34 है ये, और बच्चों ये है 0.79, तो बच्चों धनात्मक में अधिक वैल्यू हो जाएगी और ये कम वैल्यू हो जाएगी नहीं हो जाएगी। जैसे बहुत से कंफ्यूजन होंगे, ये अधिक हो जाएगा धनात्मक में, ये धनात्मक में, ये आपका कम हो जाएगा, ये अधिक हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जैसे हम बोलें कम धनात्मक तो अधिक धनात्मक, तो इस चीज़ों को समझना है हमको। चलिए अब हम मिटाते हैं इसको और आगे बात करते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ बच्चों, ठीक है, आप इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए अब देखिए बच्चों, इसके लक्षण लिखने हमें, तो लक्षण परीक्षा में आएगा कि लक्षण कैसे लिखेंगे, इंपॉर्टेंट बात। चलिए अब मैं इसको यहां से मिटा दे रहा हूं। चलिए तो बच्चों देखिए, इसमें 4-5 लक्षण लिखने के लिए आते हैं। कैसे लिखा जाएगा मेरे साथ आप देखें। देखिए सबसे पहला लक्षण बच्चों हम लोग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहला लक्षण हम लोग लिख रहे हैं बच्चों कि जिस धातु का मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक या कम धनात्मक होता है, वह अधिक प्रबल अपचायक होती है। प्रबल अपचायक होती है। तो बच्चों पहला लक्षण हो गया। अब इसको समझ लेते हैं बच्चों। तो यहां पर देखो बच्चों, हमने ये लिख दिया, अब यहां पर इसका कंक्लूजन लिख दिया जाए, यानी इसका निष्कर्ष, मतलब इसका मेन पॉइंट जो है वो लिखने का क्या है। तो देखिए इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख दे रहा हूं, या तो एक मार्कर का हम लोग प्रयोग, चलिए अच्छा इस पे ही लिख देते हैं। तो बच्चों देखिए, मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक या कम धनात्मक होता है, वह अधिक प्रबल अपचायक होता है। तो बच्चों आप देख रहे थे कि हम लोग -3.04 लिखे थे, फिर -2.92 लिखे थे। तो बच्चों ये अधिक ऋणात्मक हो गया, ये कम ऋणात्मक हो गया। ऋणात्मक में वैल्यू कम हो गई और ऋणात्मक में ये वैल्यू अधिक हो गई। तो वहां पे लिखा है कि अधिक ऋणात्मक होना चाहिए, यानी अधिक ऋणात्मक होगा तो वो प्रबल अपचायक होगा। दूसरी ओर कह रहा है कि कम धनात्मक होगा तब भी वो, यानी अगर धनात्मक वैल्यू है तो कम से कम होना चाहिए, तब भी वो प्रबल अपचायक के रूप में होगा। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ऊपर से श्रेणी जब नीचे की ओर आ रही है तो माइनस से प्लस की ओर जा रहा है। तो यानी आपका जो ऋणात्मक है वो आपका घटता चला जा रहा है और प्लस में आ रहा है, और नीचे बच्चों प्लस में बढ़ रहा है। जबकि यहाँ पर ये बात कही गई कि कम धनात्मक, तो कम धनात्मक होगा तभी वो प्रबल अपचायक होगा, यानी नीचे की ओर जाएंगे तो जो धनात्मक वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी अपचायक क्षमता घट रही। तो सीधे सीधे स्पष्ट निकलता है बच्चों कि हम लोग लिखेंगे कि श्रेणी बच्चों, श्रेणी अगर हमने लिख दिया तो श्रेणी का मतलब होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो लिखेंगे श्रेणी में धातुओं की अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे की ओर घटती है। देखिए बच्चों बस इतना ही है, श्रेणी में धातुओं की अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे की ओर घटती है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इसको आप लोग काले पेन से परीक्षा में लिख देंगे और ये नीले पेन से लिख देंगे, यानी इसमें इसका निष्कर्ष हो गया। तो बच्चों ये पहला लक्षण हो गया, यानी जो धातुएं श्रेणी में ऊपर हैं वह प्रबल अपचायक है, जो नीचे हैं वो दुर्बल अपचायक है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बच्चों पहला पॉइंट का। यानी बच्चों जो अपचायक होती है इनमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मैं ज़्यादा इस पर डिटेल से समझा दूंगा। यहाँ पर फिलहाल क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं हम लोग। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, दूसरा लक्षण लिखेंगे बच्चों, इसी से लिखेंगे। लिखिए, जिस धातु
जिस धातु का मानक अपचयन विभव, तो बच्चों यहां पर अब जो अधिक ऋणात्मक है उसको हम लोग कम ऋणात्मक कर लेते हैं। कम ऋणात्मक या अधिक धनात्मक, उल्टा कर लेंगे, अधिक धनात्मक होता है वह प्रबल आक्सीकारक होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग इसका कंक्लूजन लिखें तो बच्चों देखिए, जिस धातु का मानक अपचयन विभव कम ऋणात्मक, तो यानी आप देख रहे हैं कि ऋणात्मक वैल्यू नीचे की ओर घट रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपने लिखा है कि कम ऋणात्मक होना चाहिए या तो अधिक धनात्मक होना चाहिए, तो ऋणात्मक वैल्यू भी नीचे की ओर घट रही है और नीचे जाने पर धनात्मक वैल्यू बढ़ जा रही है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि कम ऋणात्मक होगा तो वो प्रबल अपचायक होगा, और अधिक धनात्मक होगा तब भी आक्सीकारक तो वह प्रबल धनात्मक होगा तब भी वो आपका प्रबल आक्सीकारक होगा, अगर अधिक धनात्मक है तो, और कम ऋणात्मक है तो भी होगा। तो नीचे की ओर जाएंगे तो आपका माइनस में साइन घटता चला जाएगा और प्लस में बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब कि आक्सीकारक क्षमता नीचे की ओर बढ़ रही है, जबकि अपचायक क्षमता क्या होता है, नीचे की ओर घटती, जस्ट अपोजिट होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे श्रेणी में धातुओं की आक्सीकारक क्षमता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। हो गया आपका, जिस धातु का मानक अपचयन विभव कम ऋणात्मक या अधिक धनात्मक होता है वह प्रबल आक्सीकारक होता है। श्रेणी में धातुओं की आक्सीकारक क्षमता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो ये दो लक्षण आपने लिखा। अब बच्चों तीसरे पर चलते हैं। तीसरा बच्चों देखिए क्या है, तो तीसरा हम लोग लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर तीसरा हम लोग कि जिस धातु का मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक या कम धनात्मक होता है वह धातु अधिक धन विद्युतीय होती है। धन विद्युतीय होती है। बच्चों अगले वाले पॉइंट में ये कहा गया है कि जिस धातु का मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक या कम धनात्मक होता है वह धातु अधिक धन विद्युतीय होती है। तो आप जैसे देख ही रहे हैं कि अधिक ऋणात्मक से कम धनात्मक की ओर हम लोग जाते हैं, है ना। तो बच्चों अधिक ऋणात्मक या कम धनात्मक होता है। तो बच्चों देखिए अधिक ऋणात्मक यानी अधिक ऋणात्मक से हम लोग नीचे की जाते हैं, ऋणात्मक की वैल्यू कम होती चली जाती है और धनात्मक की बढ़ती जाती है। तो धनात्मक हमको कम चाहिए और ऋणात्मक हमको अधिक चाहिए। तो इसका मतलब कि जो धातुओं की धन विद्युतीय लक्षण है वो ऊपर से नीचे की ओर क्या हो रही है, घट रही है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं श्रेणी में धातुओं की धन विद्युतीय लक्षण ऊपर से नीचे की ओर घटती है। तो बच्चों ये हो जाएगा। इस तरीके से तीन लक्षण आपने लिख लिए।
लिख लिए। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से आपने 3 लक्षण लिख दिए। अगला हम लोग चौथा पॉइंट दे सकते हैं, आप नोट करते चलें। आगे लिखते हैं बच्चों, जिस धातु का मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक या कम धनात्मक होता है वह धातु अधिक सक्रिय होती है। तो बच्चों जो है कि मानक अपचयन विभव जितना ज़्यादा ऋणात्मक होगा वो ज़्यादा उतना ही मेटल एक्टिव होगा। जैसे अगर लिथियम की बात कर लें तो -3.04 वोल्ट है और वहीं पर पोटेशियम का -2.92 वोल्ट है। तो बच्चों हम यूँ कहेंगे कि जो लिथियम है वो अधिक एक्टिव है और तुलना में किसके, पोटेशियम के, यानी ये कम ऋणात्मक हो गया और ये अधिक ऋणात्मक हो गया। उसी प्रकार बच्चों कम धनात्मक की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं कि आपका जो कॉपर है बच्चों 0.34 है प्लस में, ठीक है, वोल्ट है ना, ये आपका इस तरीके से है। और वहीं पर आपका जो है मरकरी का बच्चों अगर हम देखेंगे तो 0.79 वोल्ट है। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है आपका कम धनात्मक है और ये अधिक धनात्मक है, तो यानी ये एक्टिव मेटल होगा, ये आपका कम सक्रिय होगा। तो इस तरीके से बच्चों आप देख रहे हैं कि रासायनिक सक्रियता ऊपर से नीचे की ओर क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है, यानी घटती है। तो इसका भी कंक्लूजन हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं बच्चों कि श्रेणी में धातुओं की रासायनिक सक्रियता ऊपर से नीचे की ओर घटती है। तो बच्चों ये कामा इन्वर्टेड कामा में लिखा जा रहा है, ये जरूर है, आप इसको लिखें। और ये मैंने समझाने के लिखा है कि किस तरीके से हम लोग पता कर रहे हैं। तो बच्चों 4 हमारे पास ये लक्षण हो गए, 4 लक्षण हो गए। बच्चों लक्षण इसमें बहुत है, कम से कम आपको 5 देना होगा। हम लोग 2 की ओर बात कर लेते हैं, 5। अगला 5वां हम लोग लिखते हैं। तो बच्चों लिखते हैं, इसमें देखिए बहुत आसान होता है, वो लिखेंगे जिस धातु का श्रेणी में स्थान हाइड्रोजन के ऊपर है, जिस धातु का श्रेणी में स्थान हाइड्रोजन के ऊपर है वह धातु तनु अम्लों से, ध्यान दीजिए बच्चों, तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, तो बच्चों इसका मतलब ये कह रहा है कि जिस धातु का श्रेणी में स्थान हाइड्रोजन के ऊपर है वह धातु तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। इसका मतलब बच्चों देखिए, अगर जिंक की क्रिया अगर H2SO4 से कराया जाए तो यहाँ से Zn H2 को विस्थापित कर देगा, यानी अम्लों से हाइड्रोजन को निकाल देगा, मुक्त करा देगा। तो यानी ये बन जाएगा ZnSO4 + H2। तो बच्चों यहाँ पर जो H2SO4 लिया गया ये डाइल्यूट लिया गया है, यानी ये तनु अम्ल की बात कर रहा है। परंतु अगर बच्चों हम लोग कापर की अगर बात कर ले,
H2SO4 और ये भी हम लोग डाइल्यूट ले लें तो बच्चों ये रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन। तो इसका रीजन क्या है बच्चों? इसका रीजन ये है कि यहाँ पे देखिए बात स्पष्ट कही जा चुकी है कि जिस धातु का श्रेणी में स्थान हाइड्रोजन के ऊपर है, तो जिंक आपका हाइड्रोजन के ऊपर स्थान रखता है, इसलिए H2SO4 से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। परंतु अगर हम वही बात करें कि यहाँ पर जो है कि अगर हाइड्रोजन के नीचे होगा जैसे कॉपर, तो कॉपर तनु अम्लों से ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता। अगर इसको रिएक्शन को कराना है तो हमको इसको कंसंट्रेट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो तनु अम्लों से इसलिए लिखा गया है। तो बच्चों ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या करता है, ठीक है। यानी हाइड्रोजन के जो श्रेणी में ऊपर है वो तनु अम्लों से हाइड्रोजन को निकाल देगा और जो नीचे है वो नहीं कर पाएगा, यानी उसका रिएक्शन नहीं होगा। तो बच्चों इस तरीके से ये 5 पॉइंट आपके हो गए। एक पॉइंट अगर और लिखना चाहें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो बच्चों इसका हो गया। इसी तरीके से इसी का एक उल्टा भी आप कर सकते हैं, है ना। तो इसको छठा बना सकते हैं आप। तो छठा बना लीजिए, यानी लिखेंगे जिस धातु का श्रेणी में स्थान हाइड्रोजन के नीचे है वह तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी का ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अब बच्चों यहाँ पर और भी अगर पॉइंट देना चाहें तो आप दे सकते हैं, जैसे कि लिथियम से बच्चों सोडियम तक की जो धातुएं होती हैं वो जल से साधारण ताप पर क्रिया करती हैं, परंतु मैग्नीशियम से लेके Fe तक की जो धातुएं होती हैं वो गर्म जल या जलवाष्प से क्रिया करती हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चाहे तो इसको दे दें 7वां। तो यहाँ पे बच्चों लिखते हैं कि क्षार और क्षारीय मृदा धातु, या फिर आप ऐसे लिख देते हैं कि लिथियम से सोडियम तक की धातुएं साधारण जल लिख लीजिए, साधारण जल से क्रिया करती हैं, जबकि मैग्नीशियम से Fe तक की धातुएं जलवाष्प या गर्म जल से क्रिया करती है, ठीक है बच्चों। तो ये 7 पॉइंट हो गया, बहुत है इतना। आप परीक्षा में 5 ही लिख देंगे तब पर भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपके जो लक्षण हो गए, ठीक है बच्चों। इस पॉइंट का मतलब समझ में होंगे, जो लिथियम से सोडियम तक होंगे तो ये इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं, यानी इतने सक्रिय होते हैं कि ये नॉर्मल वाटर से क्रिया कर लेते हैं, परंतु जो मैग्नीशियम से Fe तक की धातु हम लोग कंसीडर करते हैं उनको गर्म करना पड़ता है जल को, तब वो क्रिया करते हैं। यहाँ पे रिएक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, आप चाहे दिखा भी सकते हैं मगर दिखाने की जरूरत नहीं, केवल लक्षण लिखना है आपको। तो बच्चों इस तरीके से ये 7 पॉइंट हो गए। तो परीक्षा में इसके लक्षण पूछता है और इसके उपयोग पूछता है। तो उपयोग बच्चों इसका बहुत आसान है, धातुओं की धन वित्तीय लक्षण ज्ञात करने में, सक्रियता ज्ञात करने में, और जो है कि प्रबल अपचायक और आक्सीय, यानी आपको जो आपने लिखा है उसी का उपयोग ही हो गया, तो उसको आसानी से आप अपने लिख सकते हैं। तो मेन आपका ये हो गया और विद्युत रासायनिक श्रेणी हो गई। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इस श्रेणी पर जितने भी सवाल बनते हैं उन सवाल की एक सीरीज लेकर हम हाजिर होंगे और उन सवालों को हल करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। तो अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।